ऑफ कोलाइडल सोल। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल लिखा होगा आपका। प्योरिफिकेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस ऐसे है ना। पेज नंबर है 140, पेज नंबर 140। तो ये टॉपिक रह गया हमारा बीच में, पहले ये पढ़ रहे हैं। प्योरिफिकेशन का मीनिंग क्या है? हमने बेटा जितने भी मेथड यूज किए उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा केमिकल भी डाले हैं उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे ब्रैडीगार्क मेथड में बताओ एक स्टेबलाइजर डालते थे, पेप्टाइजेशन में तो डालते ही इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो अलग से जो केमिकल डाले हैं ना, कई बार क्या होता है वो केमिकल ज्यादा डल गए, गलती से ज्यादा डल गए तो वो उल्टा नुकसान भी पहुंचाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक टॉपिक हमने पढ़ा है कोगुलेशन का, कि गलती से वही इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आ जाए तो फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कोगुलेशन। तो फिर क्या करते हैं, जैसे ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं ना सोल्यूशन, उसके जस्ट बाद उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन का मतलब है कि एक्स्ट्रा कोई सॉल्ट डल गए एक्स्ट्रा, उन्हें निकाल दें। निकाल दें मतलब बिल्कुल रिमूव, जीरो नहीं करना, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन देख उनकी जो कंसंट्रेशन है कम कर दें, ताकि वो स्टेबल करें, कोगुलेशन ना करें। तो इलेक्ट्रोलाइट जो एक्स्ट्रा डले हुए हैं उन्हें बाहर निकालना, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक रिमूव करना, उस मेथड को कहते हैं प्योरिफिकेशन। और वो कैसे कैसे करते हैं वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले प्योरिफिकेशन का डेफिनेशन लिखो, इसमें एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं इनको, ठीक है। इम्प्योरिटीज, ज्यादातर ये इम्प्योरिटीज आयंस होंगे जिन्हें हम क्रिस्टलोइड्स कह सकते हैं। क्योंकि आयंस हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो इन्हें वर्ड यूज करेगा क्रिस्टलोइड्स। तो कई बार ना आपको इसी में परेशान कर देता है। क्रिस्टलोइड एंड क्लोइड क्या है, सुनने में एक जैसे हैं। क्रिस्टलोइड मींस आयनिक, ट्रू सोल्यूशन होंगे। क्लोइड जो हमने पढ़े हैं एग्रीगेशन से बनते हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड में मैं यूज कर रहा हूँ क्रिस्टलोइड। इंप्योरिटीज हैं टू ए रिक्वायर्ड मिनिमम, टू ए रिक्वायर्ड मिनिमम, उसे क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन। मींस हमें रिमूव करने हैं, लेकिन कहां तक रखने हैं, टू ए रिक्वायर्ड मिनिमम। जितना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए हमें, केवल स्टेबलाइजर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा तो चाहिए पेप्टाइजेशन के लिए, वहां तक रखना भी है ना। तो इसके लिए 3 मेथड दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है डायलिसिस, सेकंड दिया हुआ है इलेक्ट्रोडायलिसिस, एंड थर्ड दे रखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक ही जैसे मेथड है। पहला है डायलिसिस, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए होगा। ये मेम्ब्रेन पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकता है, सेलोफेन हो सकता है, आर्टिफिशियल को नाम देते हैं ये मेम्ब्रेन एक तरह की अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का मतलब पोर साइज छोटा है तो जो पानी या उसमें सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो तो निकल जाएंगी, लेकिन कोलाइडल के जो बड़े पार्टिकल हैं वो नहीं निकलेंगे। तो एक ऐसा पोर साइज वाला अल्ट्रा फिल्टर चाहिए, वो हमें नेचर में मिल जाती हैं, ऐसे मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास, तो डायलिसिस कह देते हैं। नेचर में नहीं मिलती, मैं खुद तैयार करूंगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देंगे। बस इतना की फर्क है, सारी एक ही टेक्निक है तीनों। क्या करते हैं, इसमें डालते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, बाहर डाल देते हैं पानी, प्योर वाटर। इसमें कोलाइडल पार्टिकल हैं जो बड़े हैं, लेकिन बीच बीच में आयंस भी हैं जो पानी में बिल्कुल सॉल्युबल हैं, बहुत छोटे हैं, पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह। जैसे मैं बाहर प्योर सॉल्वेंट डालता हूं एक पाउच में, ये भर के ऐसे लटका दिया बीच में, तो एक प्रोसेस हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, कि हर कोई अपनी हायर से
लोअर जाना चाहता, ठीक है। हायर से लोअर जाना चाहता है तो फिर बेटा जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर बाहर तो है नहीं, वो सारे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताओ क्या कोलाइडल पार्टिकल बाहर जाने देगा? ये नहीं देगा। लेकिन आयन पानी में सोल्यूबल है, वो तो बाहर जा सकते हैं, तो धीरे धीरे आयन जो है वो बाहर आने लग जाएंगे, आयन बाहर आते जाएंगे। कोई और सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं, कोई शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, पानी में घुल गए अच्छी तरह, वो बाहर आ जाएंगे। तो जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो तो बाहर आ जाएंगी, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल बाहर आ नहीं सकते क्योंकि पोर साइज छोटा है, पास नहीं कर सकते। तो सिंपल डिफ्यूजन है जिससे धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस क्या होगा? डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल impurities in pure solvent। किसके थ्रू जाना है? थ्रू ए मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन लो ऐसा जो अल्ट्राफिल्टर की तरह काम करे, उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है वैसे कि डायलिसिस अगर पूछता है डिफाइन करो, तो डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन आयन का होगा, सॉल्युबल इंप्योरिटीज का। कर लोगे बेटा? ये डायलिसिस आपने सुना होगा, जो किडनी फेलियर पेशेंट है उनके लिए भी यूज होता है, किडनी फेलियर पेशेंट्स। किडनी हमारी अल्ट्राफिल्टर पेपर का काम कर रही है। ब्लड जो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें आरबीसी रहते हैं ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ब्लड में जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जो हम खाते हैं, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो किडनी में जब जाता है तो वहां सेम प्रोसेस होता है। दिस इज, मान लो किडनी है, इसमें हमारा ब्लड गया, नमक वगैरह जो आयंस हैं वो धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो आरबीसी वगैरह हैं वो नहीं बाहर आते। लेकिन अब किसी का किडनी खराब हो रहा है, फेलियर हो रहा है, तो ये हम आर्टिफिशियल वे में करवाते हैं कि कहीं वेन में से उसका ब्लड निकाल के इस मेम्ब्रेन में डाल देंगे, उसमें डायलिसिस करवा लेंगे। थोड़ा टाइम डायलिसिस से कंसंट्रेशन आयन की कम हो गई, दोबारा जो ब्लड है फिर से आर्टरी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह डायलिसिस हो जाता है, हो जाएगा। तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए यूज होता है। ये मैंने लिखवा दिया था कि ब्लड कौन सा सोल है? नेगेटिव, लिखवा दिया था ये, ब्लड इज नेगेटिव सोल, लिख लो। लेकिन हीमोग्लोबिन पॉजिटिव सोल है। और एक सब्सटेंस है हेपेरिन, जो एंटी कोगुलेंट का काम करता, जो इन्हें कोगुलेट होने से रोकता है, नहीं तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगी ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है मल्टीपल करते हुए कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बहुत बुक में कंफ्यूजन कर रखा है, तो याद रखो दोनों ही है। खुद ब्लड पूछेगा तो नेगेटिव कहना है, लेकिन इसमें जो हीमोग्लोबिन एचबी पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया हमने। क्या कर दिया? मुझे आयन ज्यादा बाहर निकालने हैं, आयन ज्यादा बाहर निकालने तो मैं इसे फास्ट कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं यहां चार्जेस लगा दूं, एक प्लेट लगा दूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट लगा दूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो क्लोरीन की स्पीड है बढ़ जाएगी, है ना। नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ भागेंगे। इट मींस वही डायलिसिस जो हमें आधा घंटा घंटा रखना पड़ता था, अब 2 4 5 मिनट में होने लग गया, 10 मिनट में होने लग गया ना। तो जो पेशेंट था उसकी तकलीफ कम होगी, बेटा कहाँ आधा घंटा घंटा दर्द झेलना पड़ता है, कहीं 5 7 मिनट में काम हो गया। तो आजकल हम डायलिसिस को रिप्लेस करके क्या नई टेक्निक ले रहे हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। सिर्फ इतना है कि सारा सेम डेफिनेशन लिखना है, लास्ट पे लिख देना है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस सेम ही है, मींस इतना गा सकता है भी ज्यादा बेटर कौन सा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। ऐसे भी लिख सकते हो भी डायलिसिस है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलना नहीं भी, डायलिसिस है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे डायलिसिस हमारा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, तो आयंस का रिमूवल फास्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे कर लोगे। थर्ड है मेम्ब्रेन नहीं ली, अल्ट्रा फिल्टर पेपर ले लिया तो उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर से सेम है सारा प्रोसेस, लेकिन इसमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम बना लेंगे कोई, सीधा ही करना है। इसे रखो बीकर के ऊपर, इसमें डाल दो कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होने वाला है, सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इंप्योरिटीज, वो तो इसमें से पास करके नीचे आ जाएंगी, ऊपर क्या इकट्ठे हो जाएंगे। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो तो नहीं निकलेंगे इसमें से, कोलाइडल पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। तो अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास करें आप कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो जो भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं दे विल पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर अलोंग विद सॉल्वेंट, फिल्ट्रेट में आ जाएंगी। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बचेंगे, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह हम इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। ये जो कोलाइडल पार्टिकल बचे बेटा, इसे दोबारा सॉल्वेंट जिसमें भी तैयार करना था हमारा सोल्यूशन था उसमें दोबारा डाल लो, दोबारा सॉल्वेंट में डाल के आपका दोबारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी करवा सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोसेस इसलिए अलग अलग दिए हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको लायोफोबिक पे नहीं यूज करना, क्योंकि लायोफिलिक है फिर तो चलो कोई बात नहीं, सेपरेट हो गए कोलाइडल पार्टिकल, अब दोबारा शेक करके फिर से बना लोगे। लायोफोबिक के ऊपर कर लिया फिर तो हमारा दोबारा से खराब हो गया सोल्यूशन, है ना। तो पहले दो किसी के लिए भी करो आप, लेकिन तीसरे वाला ओनली फॉर लायोफिलिक, क्योंकि इसमें हम कोलाइडल पार्टिकल को दोबारा पानी में डिसॉल्व करके फिर से सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हो जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज सेपरेशन ऑफ soluble impurities by passing colloidal solution, कहां से, थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास कर दें तो उसे क्या कहा जाता है। तो तीन मेथड है सिंपल से, डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हो जाएंगे तीनों। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक और चीज लिखी हुई है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया कैसे आता है। एक सोल्यूशन आपको याद करना है, कोलाइडोन एक सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल है, कोलाइडोन नेम है। ये किसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है 4% नाइट्रोसेलुलोज का सोल्यूशन है, 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल या ईथर में सेलुलोज आप पढ़ते हो बायो में, ना सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जो, उसी में सेलुलोज में आपने पढ़ा है कि सभी पे OH तो होते ही हैं। OH हटा के कहीं नाइट्रो लग जाए तो एक सिंपल सा रिएक्शन होगा एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि अल्कोहल और एसिड क्या बनाते हैं, एस्टर। हम नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, जहां भी उस पे OH लगे थे नाइट्रिक एसिड का OH और इसका H वाटर निकल के NO2 लग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज। वो डिपेंड करता है कि आप कितने 2 नंबर पे लगाते हो 3 नंबर पे, हम उसे कॉमन कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज। ये जो नाइट्रोसेलुलोज है इसका 4% सोल्यूशन 4 ग्राम लेके बाकी अल्कोहल में डिसॉल्व कर लो जा ईथर में, क्योंकि पानी में तो इसके चांसेस कम होते हैं सेलुलोज के, उनमें डिसॉल्व हो जाता है। ये एक सोल्यूशन बनता है जिसे क्या कहते हैं, कोलाइडोन। अभी एनसीईआरटी में यहां तो इसलिए लिखा था अभी ये सोल्यूशन यूज होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए, क्योंकि लैब में जो फिल्टर पेपर मिलता है वो ऑर्डिनरी मिलता है, ऑर्डिनरी में पोर साइज बड़ा होता है। हम एक ऐसा सोल्यूशन बना के बीकर में अल्ट्रा फिल्टर पेपर डिप करके रख देंगे, फिल्टर पेपर ऑर्डिनरी वाला डिप करके रखो, थोड़ी देर बाद निकालो, ये एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, ग्लू जैसा। स्टिकी होने की वजह से जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं उनकी साइडों पे जम जाएगा, जिससे पोर का साइज बंद हो जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा गैप बचेगा जितना हमें चाहिए। तो पोर साइज जो बड़ा था उसे छोटा कर देता है कौन, नाइट्रोसेलुलोज। लेकिन हमें ये कहानी नहीं पूछेगा, हमें एक क्वेश्चन बन गया अलग से भी, कोलाइडोन क्या था।
तो कोलाइडोन एक कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में बताया एनसीईआरटी में, जो किसका सोल्यूशन होता है, नाइट्रोसेलुलोज का इन अल्कोहल या ईथर। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना हो जाएगा। यूज चाहे इसलिए किया भी अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए होता है, लेकिन हमें एक अलग से नेम याद करना है भी कोलाइडोन क्या है, किसका कोलाइडल सोल्यूशन। कर लोगे? फिर तो तीनों बस इतना ही है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक इमल्शन दिया हुआ है पेज नंबर 145 पे, ये पढ़ा रहा हूं। एक ब्रीफ हमें इमल्शन और जेल के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है एप्लीकेशन से पहले। तो लास्ट एक टॉपिक है हमारा ब्रीफ इमल्शन के, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं और थोड़ा सा हम जेल के बारे में भी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। इमल्शन के बारे में हमें इतनी की नॉलेज तो है भी, लिक्विड इन लिक्विड टाइप को हम क्या कहते हैं, इमल्शन, है ना। कोई भी लिक्विड इन लिक्विड टाइप जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसे क्या कहते हो आप, इमल्शन। लेकिन इसके लिए स्पेशली फिर कंडीशन है कि लिक्विड इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल लिक्विड्स या फिर लेस मिसिबल लिक्विड्स विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर वो मिसिबल हुए फिर तो ट्रू बन जाएगा ना। अगर पानी और अल्कोहल हुए फिर तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। एक पानी और एक ऑयल टाइप कुछ होना चाहिए, वो इमिसिबल है, तभी उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है, नहीं तो कोलाइडल नहीं बनेगा। तो कोई इमिसिबल लिक्विड्स हो तभी वो कोलाइडल बनाते हैं, अगर मिसिबल है फिर तो वो क्या बनाएंगे, ट्रू बनाएंगे। ठीक है, तो फिर अगर इमिसिबल है तो इन्हें मिक्स करे कैसे। अगर इमिसिबल है ऑयल और वाटर तो ये तो मिक्सअप होते नहीं, तो एक सब्सटेंस हमें डालना पड़ता है बाहर से, जिसे कहते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर एक सब्सटेंस होगा दैट विल स्टेबलाइज इमल्शन, जो इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल, सोप्स डाल दो, ऑयल का ड्रॉप था, पानी में घुल नहीं रहा था, हमने क्या डाला, सोप डाला, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर आ गया, बाहर की तरफ क्या आ गया, CO नेगेटिव। याद है, ऐसे मीसल बन गए। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हमें मिल जाए जिसका आधा हिस्सा ऑयल में डिसोल्व हो, आधा किसमें हो, पानी में, तो फिर ये इमल्शन बन सकते हैं। तो जितने भी इमल्शन बनाने हैं, अब उसमें आगे डिटेल चलेगी भी। इमल्शन ठीक है, आपने कह दिया लिक्विड लिक्विड, लेकिन कैसे लिक्विड, इमिसिबल, तो फिर मिलाएंगे कैसे। तो फिर कोई स्पेशल इमल्सीफायर डालना पड़ेगा आपको, तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उनमें इमल्सीफायर में एक सोप है, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, याद है ना। तो ऐसा कोई हो तब इमल्शन बना सकते हैं, नहीं तो इमल्शन नहीं बना सकते। या फिर मिल्क में क्या था, केसिन। या फिर हमने जो कल प्रोटेक्टिव एजेंट पढ़े हैं वैसा कुछ डाल देंगे। प्रोटेक्टिव एजेंट ऑयली पार्ट के ऊपर अपनी एक लेयर बना ले, फिर तो पानी में उसकी डिसॉल्व हो जाएगा। तो कोई ऐसा प्रोटेक्टिव एजेंट डाल दो, जैसे जेलेटिन है इन आइसक्रीम्स। ये कुछ एग्जांपल हैं इमल्शन बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं। मिल्क कैसे स्टेबल है, नेचुरल होता है केसिन। ऑयल और पानी कैसे मिक्सअप होते हैं, सोप डालना पड़ता है। आइसक्रीम, मिल्क, जेलेटिन डालते हैं, है ना। तो इमल्सीफायर जरूरी होगा, हो जाएगा। लास्ट इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऑयल और वाटर से मिलके इमल्शन बनेगा, तो इमल्शन को आगे दो तरह क्लासिफाई किया हुआ है। एक लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब है ऑयल इन वाटर। एक लिखा हुआ है वाटर इन ऑयल, और इसका सिंपल सा मीनिंग है, हम जैसे बोलते थे भी सल्यूट इन सॉल्वेंट, तो पहले बोलते हैं सल्यूट, बाद वाला क्या होता है, सॉल्वेंट। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऑयल इन वाटर का मतलब ये डिस्पर्स फेज है, ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, मींस वाटर ज्यादा है, बल्कि जो है वाटर का होगा।
इसमें वाटर डिस्पर्स फेज है, ऑयल क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, इट मींस ऑयल ज्यादा है, बल्क क्या होगा, ऑयल का। कोई एग्जांपल दे सकते हो जो आपने डेली लाइफ में देखा हो भी, ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है? मिल्क क्या है, ऑयल इन वाटर, क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा है। जितने भी आपके कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं, या फिर बटर, मिल्क इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते। और लास्ट है, हम पता भी लगा सकते हैं, कुछ एक टेस्ट है मेरे पास जिससे आपको पता चल जाएगा भी ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। कुछ टेस्ट हैं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मिल्क मैंने ऑयल इन वाटर में लिखा है, सही लिखा है, और जो कॉस्मेटिक क्रीम है वो उल्टा लिखा है, वाटर इन ऑयल में वो सही लिखा है। वो टेस्ट क्या क्या है? पहला टेस्ट है, हम कर सकते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट क्या है? अब कहीं थोड़ा सा इमल्शन डाल के उसके ऊपर कुछ ड्रॉप पानी के डाल के देखो, अगर तो पानी के ड्रॉप बीच में जल्दी से मिक्सअप हो गए, लिक्विड की कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो गई, फिर तो पानी ज्यादा था, क्योंकि पानी पानी में तो मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर पानी के ड्रॉप अलग से ही पड़े हैं, मिक्सअप नहीं हो रहे, इट मींस ऑयल ज्यादा। तो अब अपनी कॉपी के पेज पे ऐसे वो क्रीम जो कॉस्मेटिक क्रीम लगा लो, कॉस्मेटिक क्रीम के ऊपर ऑयल वो डालो, पानी के ड्रॉप, आप क्या देखोगे, पानी के ड्रॉप अलग अलग से ही पड़े हैं ना, मिक्सअप नहीं होते। रीजन उसमें ऑयल ज्यादा था और पानी ऑयल में नहीं जा रहा। वही चीज आप मिल्क के लिए करोगे तो पानी का ड्रॉप अंदर ही पेज पे भी सोख जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा था, पानी ज्यादा था। तो सिंपल डाइल्यूशन है, अगर तो डाइल्यूशन इजीली हो गई पानी डालने से, इट मींस पानी ज्यादा है, नहीं तो फिर ऑयल ज्यादा, ठीक है। तो डाइल्यूशन टेस्ट क्या है? ऑन एडिंग वाटर, इफ डाइल्यूशन अकर्स easily, dilution occurs easily, then it is oil in water, otherwise water in oil है। तो पहला डाइल्यूशन टेस्ट है, मैं ये आपको मल्टीपल बनाएगा, आपको कह देगा कि मेरे पास इमल्शन है, मैंने उसमें 50 ml पानी डाला, पानी जल्दी से मिक्सअप हो गया और डाइल्यूशन हो गई, तो हम कहेंगे ऑयल इन वाटर है। पानी डाला लेकिन वो सेपरेट ही पड़ा है, लेयर बन गई उसकी अलग से, मिक्सअप नहीं हुआ, तो है ना, हो जाएगा। सेकंड एक टेस्ट कर सकते हो बेटा, कंडक्शन टेस्ट या कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है? अगर मैं पानी में सॉल्ट डाल दूं, आयंस बन जाएंगे, तो बताओ कंडक्शन क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि आयंस टूट के इधर उधर घूमने लग जाएंगे। अब इमल्शन में अगर तो पानी ज्यादा है, बल्क में सारा पानी है, फिर तो आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, आयंस पूरी तरह मूव करने लग जाएंगे, पूरे बल्क में मूव करने लग जाएंगे, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा, पता चल जाएगा भी पानी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने नमक डाला भी, कंडक्टेंस पे कोई असर ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑयल ज्यादा है, क्योंकि कहीं कहीं पानी के ड्रॉपलेट पड़े हैं, उनमें आयंस फंस गए, मूव तो कर नहीं सकते, क्योंकि बल्क क्या है, ऑयल का है। इट मींस सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट डालने से कंडक्शन बढ़ गई, तो फिर कौन सा है, नहीं बढ़ी तो वाटर, ठीक है। तो कनेक्टिविटी टेस्ट इज ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन इंक्रीजेस, इट मींस ऑयल इन वाटर है। कंडक्शन सेम रहती है, इट मींस वाटर इन ऑयल, हो जाएगा। ये दूसरा टेस्ट है। और थर्ड टेस्ट है डाई टेस्ट। कुछ एक ऐसे डार्क कलर डाइज हैं हमारे पास जिनकी नेचर
दो अलग अलग तरह की है, एक तो पानी में सोलुबल होने हैं, एक ऑयल में सोलुबल होने हैं। अगर ऑर्गेनिक डाइज हैं जैसे फिनोल्फथलीन हमने पढ़ा, तो फिनोल्फथलीन के साइज से पता चल रहा है भी सारा आर पार्ट है हाइड्रोफोबिक, तो वो पानी में नहीं घुलेगा, ऑयल में घुलेगा। लेकिन अब कुछ डाइज ऐसे भी हैं जिनमें आर पार्ट बड़ा नहीं है, तो वो किस में घुलेंगी? पानी में। अब मान लो कोई वाटर सॉल्युबल डाई है, वाटर सॉल्युबल डाई, आपको कहा जाएगा भी ये डाला है हमने वाटर सॉल्युबल डाई और बल्क जो है सारा, बल्क बिकम डाई कलर्ड। अगर बल्क में पूरी डाई का कलर आ गया, इट मींस डाई तो किस में जा रही है? पानी में। बल्क में भी क्या है? वाटर। बल्क में वाटर है तो वाटर ज्यादा ही है, फिर वाटर ज्यादा है तो कौन सा होगा? ऑयल इन वाटर, तो हम कहेंगे ये ऑयल इन वाटर। तो अगर वाटर सॉल्युबल डाई डाली, पूरा बल्क डाई का बैकग्राउंड वैसा ही हो गया, फिर तो वो ये वाला है। लेकिन अगर पूरा बैकग्राउंड नहीं हुआ डाई के कलर का, कहीं कहीं आपको डॉट से दिख रहे हैं डाई के, हो जाएगा। बस यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा, वाटर सॉल्युबल की जगह अगर ऑयल सॉल्युबल कहता है और बल्क ऑयल कलर हो गया, फिर तो ऑयल ज्यादा है। तो 3 टेस्ट हैं ऐसे सिंपल से क्वेश्चन, हो जाएगा बेटा। तो इमल्शन के बारे में लिखा हुआ है। और लास्ट ब्रीफ थोड़ा जेल के बारे में। जेल जो है लिक्विड इन सॉलिड टाइप थे। ये 2 तरह के दिए हुए हैं, एक बस वर्ड याद करना है, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। आपके बुकलेट में लिखा होगा बेटा ये टॉपिक। इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक क्या है? एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल। कुछ नहीं है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़े हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक, उसे एक वर्ड नाम अलग दिया है, यहाँ कहता है इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। इलास्टिक जेल होते हैं, रिवर्सिबल नेचर है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये है कि आपने कभी जेल को थोड़ा सा ऐसे शेक कर दिया और आपको लगे भी ये तो सोल बन गया, गलती कर ली। जेल को ऐसे शेक कर दिया, क्या बन गया? सोल बन गया, लिक्विड सा बन गया, गलती कर ली। लेकिन आप उसे दोबारा से पड़े रहने दो आधा घंटा घंटा, वो दोबारा से फिर से जमना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से वैसे ही जमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से जेल टाइप बन जाएगा। अगर तो वो ऐसा जेल हुआ फिर तो हम कहते हैं रिवर्सिबल है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, खराब नहीं हुआ जेल, आपका बच गया, आपने गलती से शेक कर दिया था, सोल बन गया था, दोबारा फिर जम गया, जेल बन गया, रिवर्सिबल फिनोमेना है, उसे तो कहते हैं इलास्टिक जेल। लेकिन कई उल्टे भी होते हैं, भी एक बार खराब हुआ दोबारा सेट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। एक बार जेल से सोल बना, दोबारा सोल का जेल नहीं बन सकता, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। नाम अलग दिया है, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक जेल भी होते हैं हमारे पास, नॉन इलास्टिक जेल भी होते हैं, हो जाएगा बेटा। जैसे कुछ हेयर जेल्स होते हैं ऐसे, हेयर जेल कई बार क्या होता है कि हमने यूज किया नहीं, महीना पड़ा रहा, वो सूख आता है पूरा, डिहाइड्रेट हो गया, हार्ड सा सॉलिड बन गया, क्रैक्स आ गई। अब वो आगे 2 तरह का हो सकता है, अगर तो उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया और वो दोबारा से वैसे ही अब्जॉर्ब कर गया पानी, फिर से वैसा लिक्विड सा हो गया, फिर तो इलास्टिक है। लेकिन एक आपने दोबारा पानी डाल के कोशिश की बनाने की, बनानी है ना। सिंपल सा केस लेते हैं, एक मैंगो शेक बना दिया, मैंगोज ले आए, मैंगो शेक बन गया, सोल बन गया, क्या दोबारा मैंगो बनेगा? रखा रहने दो। तो कौन सा जेल है? तो ज्यादातर फ्रूट के जो है, फ्रूट पल्प जो है, ये क्या है? नॉन इलास्टिक, है ना। तो ऐसे दोनों तरह के होते हैं, इलास्टिक रेयर होते हैं, नॉन इलास्टिक ज्यादा होते हैं। कर लोगे बेटा ये भी। अब एनसीईआरटी में से एप्लीकेशन ट्राई कर रहे हैं इसकी, पहले कोलाइडल की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन बोलो पढ़ के, क्या लिखा हुआ आपके पास?
फर्स्ट एप्लीकेशन चेक करो, ब्लू कलर समझ आता है? हमने पढ़ लिया कहीं भी ब्लू कलर ऑफ स्काई लिखा हुआ है, किस वजह से होता है? तो आपको बस इतना लिखा मिलेगा कि किस वजह से है, दिस इज ड्यू टू टिंडल। ये एप्लीकेशन हम पढ़ा। सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ के देखो, फॉग मिस्ट रेन, ये भी क्या है, सारे कोलाइडल सोल्यूशन है। दे आर टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो इन पे आप कोगुलेशन के रूल यूज कर सकते हो, इनकी कोगुलेशन करवानी हो किसी तरह, है ना, कैसे करवाई जा सकती है, वो रूल आप लगा सकते हो इन पे। नेचर इनकी हेट्रोजिनस होएगी। क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं मैं इससे। इसमें लिखा हुआ है बेटा, पहला फॉग मिस्ट वाला टॉपिक आप एनसीईआरटी में से रीड करो। When a large mass of air containing dust particle is cooled below its dew point, moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming the droplets. These droplets, being colloidal in nature, continue to float in air in the form of mist or fog. तो colloidal nature होने की वजह से वो एयर में मिस्ट या फॉग बना देते हैं। ठीक है। क्लाउड्स क्या हैं? एरोसोल्स हैं, अंडरलाइन करो। Having small droplets of water suspended in air on account of condensation in the upper atmosphere, colloidal droplets of water grow bigger and bigger in size. एक टाइम पे जब वो काफी बड़े हो जाएंगे, साइज हैवी हो जाएगा, तो फिर सस्पेंशन बन जाएगा। जब तक छोटा है पार्टिकल साइज तब तक तो वो क्लाउड है, लेकिन अगर वो मॉइस्चर ज्यादा होता गया, कंटेंट ज्यादा होता गया, उसका साइज जो है बड़ा होता गया, तो वो हैवी होके सस्पेंशन बन जाएगा, तो नीचे गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ऐसे रेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेनफॉल अकर्स व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड मीट। इस वजह से भी रेनफॉल हो जाता है कई बार कि अगर दो ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड मिल जाएं तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगी। म्यूचुअल कोगुलेशन कैन आल्सो बी अ रीजन फॉर रेनिंग। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन, क्योंकि हमें कोगुलेशन ही करवाना है। कोगुलेशन का मेथड देखते हैं कौन सा यूज करता है। बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड, हार्डी-शेल्स रूल है। अभी हार्डी-शेल्स रूल क्या हो गया? बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन से क्या हो जाएगी? कोगुलेशन। तो हम आर्टिफिशियल रेनिंग भी करवा सकते हैं बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड। और spraying soul carrying charge opposite to one on clouds from an aeroplane। ऑपोजिट चार्ज वाले आयन, वही फिर से दोनों ही हार्डी-शेल्स रूल के एग्जांपल हैं कि हमने कोगुलेशन करवानी है। कोगुलेशन करवानी है तो ऊपर से कुछ ऐसा डाल दो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, केटाइन नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, नाइन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आर्टिफिशियल रेन करो। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल वाली, कि आर्टिफिशियल रेन कैसे कैसे करवाते हैं। पहला, इसे हम कॉपी पे लिख लेते हैं। आर्टिफिशियल रेन, पहला बाय इलेक्ट्रीफाइंग सैंड, दूसरा बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रोलाइट। एजीवीआर भी यूज करते हैं इसमें। एजीवीआर एक स्पेशल यूज हो जाता है क्योंकि एजीवीआर का वो कहता है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो आइस जैसा होता है। आइस से सिमिलर होने की वजह से वाटर इसके ऊपर, एजीवीआर के ऊपर आइस समझ के और ज्यादा जमने लग जाते हैं, जिससे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन बन जाते हैं और क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो जाती है। तो आर्टिफिशियल रेन हमने एक एप्लीकेशन बना लिया कि ये तो कोलाइडल था, हम इसको कोलाइडल को कोगुलेट करवाना है। कोगुलेट करवाने के लिए रूल ले लिया हार्डी-शेल्स रूल, या तो इलेक्ट्रीफाइड सैंड या फिर कोई सोल डाल के, है ना। तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चल रहे हैं। फूड आर्टिकल जो है, फूड आर्टिकल हमारे मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ये भी क्या है? कोलाइडल है। कोलाइडल है तो मुझे पता चल गया, मैंने प्रिजर्वेटिव डाल के कई दिनों तक संभाल सकता हूँ। मिल्क जो आपको बताया था वेरका वाला आता है, वो कई दिन चल जाता है। नॉर्मली हम उतने दिन नहीं चला सकते। तो अगर हमें पता भी फूड आर्टिकल कोलाइडल हैं, तो मुझे एक गोल्ड नंबर वाला टॉपिक पता है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दूंगा और उसे स्टेबल कर सकता हूँ, है ना। तो फूड आर्टिकल में फायदा है हमारा। प्रिजर्वेटिव जो वर्ड यूज होता है वो ये आ जाएगा। फोर्थ,
ब्लड जो है वो मैंने बताया कि क्या है, कोलाइडल है। तो ब्लड अगर कोलाइडल है तो मान लो मेरे कट लग गया, मैंने ब्लड को रोकना है तो मैं इसकी कोगुलेशन करवा दूंगा। कोगुलेशन करवाने के लिए हार्डी-शेल्स रूल, फटकड़ी यूज करते हैं, पोटाश एलम। पोटाश एलम में देखो कितने सारे कैटायन है, कितने सारे एनाइन, कितने सारे कैटायन, कितने सारे एनाइन। पॉजिटिव हुआ तब भी कर देगा कोगुलेट, नेगेटिव हुआ तब भी कर देगा, तो हम फटकड़ी रगड़ देते हैं ऊपर, तो दैट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, और हार्डी-शेल्स रूल होगा कि कोगुलेशन हो जाएगा, तो ब्लड की कोगुलेशन होके हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं, है ना। तो ये फायदा हो जाता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए क्लॉट विच स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग, इसमें एलम लिखा हुआ है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड बाय एलम, एलम कह रहा है बेटा फटकड़ी, पोटाश एलम होता है, पोटाशियम सल्फेट, अल्मीनियम सल्फेट, या फिर फेरी क्लोराइड भी कर सकते हैं। जनरली घरों में हम फटकड़ी रखते हैं, कहीं कट लग गया, फटकड़ी होती है वाइट से कलर का स्टोन टाइप होता है, वो रगड़ दो, उससे क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाती है। तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो हमें क्वेश्चन आएगा भी अगर ब्लीडिंग रोकने के लिए जनरली फटकड़ी यूज करते हैं, इसकी केमिस्ट्री समझाओ, तो तुम कहोगे हार्डी-शेल्स रूल है, कोगुलेशन करवा रहे हैं ब्लड की, है ना, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, फूड आर्टिकल लिख लिया, प्रिजर्वेटिव है फूड आर्टिकल। प्रिजर्वेटिव कैन बी एडेड, प्रिजर्वेटिव कौन से हैं, हैविंग लो गोल्ड नंबर, जिसका गोल्ड नंबर क्या है, कम है, वो अच्छे प्रिजर्वेटिव होंगे, तो वो ऐड कर सकते हो आप, है ना। सॉइल, fertile soils are colloidal in nature in which humus act as a protective colloid. On account of colloidal nature, soil absorb moisture and nourishing materials. तो ह्यूमस क्या होता है, अभी पढ़ते हो कहीं बायो में, तो सॉइल में ह्यूमस, ह्यूमस बताना, डीकम्पोज मटेरियल होता है ना, जो प्लांट के कोई पत्ते वगैरह गिर गए वो डीकम्पोज होके ह्यूमस बन जाता है, ये होता है। तो ह्यूमस एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कोगुलेशन का। डेल्टास क्या होते हैं, जितने भी रिवर्स हैं, अलग अलग जगह से रिवर आ रहे हैं, यहाँ पे सी वाटर में मिलेंगे, फाइनली जाके ये रिवर आ रहा है, सी वाटर में मिलेगा, यहाँ रिवर सी में एंट्री होती है, वहां पे जितना भी इसमें कोलाइडल सोल्यूशन था, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, कोलाइडल पार्टिकल जैसे डस्ट थी, कोई छोटे छोटे स्टोन्स थे, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल थे, आप देखोगे सी में नहीं एंटर करते, नेचुरल, अपने आप ही नेचर का फिनोमेना है। क्यों, क्योंकि जैसी सी में एंट्री होएगी, सी में क्या होता है, सॉल्ट, सॉल्ट आने से फिर से हार्डी-शेल्स रूल, कोगुलेशन हो जाएगी, कोगुलेशन होगी तो जितना भी डस्ट था वो यहीं पे सी की एंट्री पे हीप्स बन जाएंगे इसके, सिर्फ पानी जो है अंदर जाता है, तो जितना भी डस्ट वगैरह है, इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, वो सी में नहीं जाता। तो ये जो हीप्स दिखते हैं हमें एंट्री पे, रिवर्स की सी में जो एंट्री है, वो भी एक कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स थे, हार्डी-शेल्स रूल लगा, सी वाटर में सॉल्ट है, सॉल्ट की वजह से कोगुलेशन हो गई, तो डस्ट अंदर नहीं जाएगी, कोलाइडल पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे, वहीं पे हीप्स बन जाएंगे, इन्हें कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये भी हार्डी-शेल्स रूल है भी। When river meets the sea water, electrolyte present in sea water coagulate the colloidal solution of clay, resulting in its deposition with formation of delta. तो देखो कितनी जगह ये यूज हो गया, स्टार्टिंग में टिंडल इफेक्ट यूज हुआ है, आर्टिफिशियल रेन में हार्डी-शेल्स रूल यूज हुआ है, ब्लीडिंग रोकने के लिए भी हार्डी-शेल रूल यूज हुआ है,
ये प्रोडक्टिव कोलाइड गोल्ड नंबर वाला टॉपिक आ गया, ह्यूमस भी प्रोडक्टिव कोलाइड है, गोल्ड नंबर वाला टॉपिक आ गया। ये फिर से क्या यूज हुआ है, हार्डी शेल्स, है ना, तो 6 जगह आ गया, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक इंडस्ट्री में कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर कर लिया था हमने, तो 7th है कॉट्रेल, हमने पढ़ लिया था कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, ये आपको समझा ही दिया था। ये भी कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट है, कौन सा रूल, हार्डी शेल्स रूल, ठीक है। स्मोक इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ कार्बन, अंडरलाइन करो, कार्बन डस्ट तो याद है भी, इसने एक लिखा है आर्सेनिक कंपाउंड, अंडरलाइन कर लो। स्मोक इज कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड एंड डस्ट एटसेट्रा। जब ये बाहर आता है कहता है चैम्बर से, तो इसमें चार्ज होता है, चार्ज को हम ओपोजिट चार्ज कैरिंग प्लेट में से पास करते हैं, जिससे उसकी कोगुलेशन हो जाती है। कोगुलेशन हो गई, जितना भी इसमें कोलाइडल पार्टिकल है वो सारा नीचे बैठ जाएगा, जैसे आपको समझाया था, सिर्फ जो गैसेज हैं वो एयर में जाएंगी, है ना। तो ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर हमने कर ही लिया था। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जनरली पुराने टाइम में हम ऐसे करते थे भी, पानी में फटकड़ी डाल देते थे, जो पानी है वाटर, उसकी प्योरिफिकेशन कैसे करते थे, फटकड़ी डाल के, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एडिंग पोटाश एलम। फिर से क्या होगा, नॉर्मली जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो हम अपने कभी, चलो आपने नहीं देखा होगा, ऐसे पुराने टाइम में जब पानी भरते थे तो कपड़ा लगा देते थे ऊपर कि टैप में से पानी आ रहा है, कपड़ा, वो ऑर्डिनरी फिल्टर का काम करता है, बड़े पार्टिकल तो वहीं निकल जाते हैं, लेकिन छोटे वाले जो कोलाइडल हैं वो नहीं निकलते थे, तो हम उसमें गड्ढे में फटकड़ी डाल के रख देते थे, वो धीरे धीरे जितने भी छोटे पार्टिकल हैं अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह पुराने टाइम में ड्रिंकिंग वाटर प्योर करने के लिए हार्डी शेल्स रूल की हेल्प लेते थे, ठीक है, हो जाएगा अभी। नेक्स्ट, मेडिसिन आपको पता ही है कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं ज्यादातर, इसमें मेडिसिन में अब इंपॉर्टेंट निकाल रहे हैं हम। मेडिसिन में अर्जाइरोल देखना लिखा हुआ है, एक तो ये लिखो कॉपी पे, अर्जाइरोल क्या है। अर्जाइरोल क्या है, तो एक आई लोशन यूज होता है जो सिल्वर का सोल है, तो अर्जाइरोल सिल्वर का सोल होता है, जो कैसे यूज होता है, यूज्ड एज आई लोशन। तो सिल्वर सोल तो फिर कौन से मेथड से बना होगा, ब्रैडीगार्क से, तो ब्रैडीगार्क मेथड से। तो दो नेम आ गए बेटा, कोलाइडोन पहले आ गया नाइट्रोसेलुलोज का, और जाइरोल सिल्वर का आ गया, ठीक है। कोलाइडल एंटीमनी, कोलाइडल एंटीमनी का एक सोल्यूशन है, जो एक डिजीज है काला अजहर, क्या होता है बेटा ये, इसे क्योर करने के लिए यूज होता है। कोलाइडल गोल्ड है, कोलाइडल गोल्ड है, ये भी फिर कोलाइडल गोल्ड भी किससे बना होगा, ब्रैडीगार्क से बना है ना। ये यूज होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इमल्शन है भी, ये लिखा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इमल्शन लिखा ना, एंटासिड है। सभी का रीजन एक ही है, भी कोलाइडल फॉर्म ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जल्दी एसिमिलेशन होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए कोलाइडल फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है मेडिसिन, ठीक है, हो जाएगा। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट हो गया, टैनिंग लिखा हुआ है,
Animal hides are colloidal in nature. When a hide which has positively charged particle is soaked in tannin, which is negatively charged colloidal particle, तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाती है। जो एनिमल हाइड्स हैं, ये लिखो पॉजिटिवली चार्ज लिखा है इसने, और इसकी जो लेदर बनता है ना, टैनिंग ऑफ लेदर कहते हैं। वो लेदर कैसे बनता है? एनिमल हाइड्स निकाल लिया, पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें टैनिन एक सब्सटेंस है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां म्यूचुअल कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है। इसे कहते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिन में एक्चुअली क्या था, क्रोमियम सॉल्ट रहते हैं। अगर क्रोमियम के सॉल्ट हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगी, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन है। दिस इज नोन एज टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ क्लींजिंग ऑफ सोप हमने पढ़ लिया बेटा। रबर इंडस्ट्री भी बता दिया था, लेटेक्स होता है, लेटेक्स से रबर बनाते हैं हम, है ना। रबर इंडस्ट्री में लेटेक्स जो है नेगेटिवली चार्ज सोल है। फिर से लिखो, लेटेक्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। तो इसकी कोगुलेशन करवाते हैं जिससे रबर निकालते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल के करवा सकते हैं। बाकी पेंट्स हैं, इंक है, ये भी सारे यही हैं। लुब्रिकेंट्स हैं, है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ये भी कोलाइडल हैं। इनमें भी हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे कुछ ना कुछ। फोटोग्राफिक प्लेट रह गया। इमल्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड का, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है। वो सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग कैसे की हुई है? इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन इसके ऊपर इमल्शन की फॉर्म में डालते हैं हम, जेलेटिन ऐड करके। इसका इमल्शन बना के इसमें डिप करके रख देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, और थोड़ा सा क्या डाल देते हैं? जेलेटिन। तो इमल्शन के लिए हमने जेलेटिन पढ़ा है। जेलेटिन क्या करता है? इमल्सीफायर। तो क्या होगा? फोटोग्राफिक प्लेट, नेगेटिव देखा ना आपने, प्लास्टिक सा होता है हल्का सा, वो इसमें डिप करके रख देंगे इमल्शन में, बीच में डाल देंगे जेलेटिन, उसमें से सिल्वर ब्रोमाइड इसके ऊपर जम जाएगा, जिससे सिल्वर ब्रोमाइड की एक कोटिंग हो जाएगी। वो आपका नेगेटिव तैयार हो गया। वो लाइट सेंसिटिव है, रोल होता है जो कैमरा रोल, वो कैमरा रोल लाइट सेंसिटिव है, कैमरे में डाल दिया। लाइट सेंसिटिव इसलिए कि जैसी उस पर लाइट पड़ेगी AGBR डिसोशिएट होकर सिल्वर बना देगा, सिल्वर वाइट कलर का वहां वहां हमें दिखने लग जाएगा, यहाँ यहाँ क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है। तो फोटोग्राफी प्लेट ऐसे काम करती है कि AGBR होता है जो लाइट सेंसिटिव है, जैसी लाइट पड़ती है इसमें से AGBR टूट जाएगा सिल्वर एंड ब्रोमीन में। AG जो बनेगा उसकी वजह से वाइटनिंग आ जाएगी उसके ऊपर, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, उससे हमें फोटोग्राफ का पता चलता है, तो नेगेटिव बन जाता है ना। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड भी इमल्शन डालते हैं इसकी, वो इमल्शन धीरे धीरे इसके ऊपर फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, स्टिक कर जाती है। जेलेटिन एक्ट करता है इमल्सीफायर का। ठीक है, हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, याद रखना। आर्टिफिशियल रेन वाला टॉपिक है, क्लोटिंग ब्लड का वो है, टैनिंग ऑफ लेदर है ना, ये सारा आपने रीड। एब्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन रह गए, वो हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, ये कल टेस्ट दे रहे हो जो संडे रखें? दे रहे हो? अल्कोहल फिनोल ईथर का होगा। ठीक, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और सारा हो गया हमारा। अब दोबारा कल का टेस्ट देने के बाद आप MTG फिंगर टिप उठाओगे, हेलोल्केन से स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम में आपके डाउट होंगे, हेलोल्केन से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हेलोल्केन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, है ना, 3-4 चैप्टर दोबारा से करें। ठीक, कल का टेस्ट है बेटा, तुम्हारा टेस्ट ऑनलाइन का 11:30 होगा।
हाँ संडे बेटा सरफेस केमिस्ट्री का फुल टेस्ट होगा, वो वाला टेस्ट पोस्टपोन कर दिया हमने।